हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर की क्लास को शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले हम लोग करते हैं वोकैब और उसके बाद में फिर हम लोग करते हैं हमारा आर्टिकल। ठीक है। वोकैब शुरू कर देते हैं। वोकैब को रीड करना है तो आपको मतलब लर्न करना है, तो जो आपको पीडीएफ दी जाती है उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना है और आपका जो वोकैबलरी वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे आपको इम्प्रूव होने लगेगा। चले, हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? इफेक्टिव। इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? इफेक्टिव का मीनिंग है कि जो हमें रिजल्ट चाहिए है ना, वो हमें मिल गया। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है ये। इफेक्टिव है मतलब कि हाँ, जैसे कि देखो, अगर बहुत सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि हम हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो हमें मेडिसिन क्यों चाहिए? हमें मेडिसिन चाहिए ताकि जो दर्द है वो बंद हो जाए या कम हो जाए। तो अब मेडिसिन ने असर किया और दर्द कम हो गया, तो हम कहते हैं ना, यस यार, हाँ ये मेडिसिन है तो इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब जो रिजल्ट मुझे चाहिए था वो रिजल्ट मुझे मिल गया, तो वो होता है इफेक्टिव। मतलब सक्सेसफुल रहा मेरा काम, यूजफुल है ये चीज, इम्पैक्टफुल है ये चीज, वो जो रिजल्ट मुझे चाहिए था उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव है वो चीज। ठीक है। इफेक्टिव है मतलब जो रिजल्ट आपको चाहिए और आपको वो रिजल्ट मिल रहा है, तो वो चीज होती है इफेक्टिव। एक वर्ड होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मीनिंग हो जाता है आपका जो चीज आपका टाइम को भी सेव करे, मतलब आपके टाइम में बचत कर रही है, एनर्जी को बचा रही है, तो वो एफिशिएंट है। बट इफेक्टिव मतलब वो रिजल्ट मुझे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ठीक है, तो इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? वो जो रिजल्ट मेरे को चाहिए था वो मुझे मिल गया। जैसे कि एक्सरसाइज इज एन इफेक्टिव वे टू स्टे हेल्दी, है ना। तो अगर हम डेली कम से कम 8,000 से 10,000 जो हमारे स्टेप्स होते हैं, अगर हम वो डेली चलते हैं, राइट, हम अगर इतना वॉक करते हैं पर डे, और हम क्या करते हैं, रात में खाना अवॉइड करते हैं, है ना, थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं, सूर्य नमस्कार वगैरह कर लेते हैं, उतने में भी जो हमारी बॉडी है वो एकदम हेल्दी रहेगी। एक्सरसाइज क्या है? आपका एक इफेक्टिव वे है हेल्दी रहने का। एक्सरसाइज इज एन इफेक्टिव वे टू स्टे हेल्दी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने आर्टिकल एन लगाया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दिस ऐप इज इफेक्टिव फॉर लर्निंग इंग्लिश। ओके, ये जो ऐप है ना, ये इफेक्टिव है इंग्लिश सीखने के लिए। ओके, बट यहाँ तो आर्टिकल नहीं लगाया है। तो अब हम समझें कि यहाँ पे क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया। इफेक्टिव मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा ऐप इफेक्टिव है, मतलब अगर मैं बोलूँ न्यूज़पेपर जो रीडिंग है वो एक इफेक्टिव वे है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। मतलब एक वो है, उससे हमें जो डिजायर्ड हमारा रिजल्ट है, हम चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, और न्यूज़पेपर रीड करने से वो रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो ये बता रहा है, इस ऐप के बारे में बता रहा है। न्यूज़पेपर रीडिंग इज इफेक्टिव, न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में बता रहा है। एक्सरसाइज एक इफेक्टिव तरीका है। तो एक्सरसाइज क्या है? एक तरीका है। कैसा? इफेक्टिव तरीका है। तो ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आपका एडजेक्टिव है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे तरीके का बता रहा है, तरीका कैसा है? इफेक्टिव है, पावरफुल है, हेल्पफुल है, प्रोडक्टिव है। तो तरीका बता रहा है। ऐप कैसा है? ऐप इफेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है। और एडजेक्टिव्स के लिए कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। आर्टिकल्स किसके लिए लगाते हैं? आर्टिकल्स हम सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के लिए लगाते हैं। तो फिर यहाँ पे आर्टिकल क्यों लगाया है? आर्टिकल इफेक्टिव के लिए नहीं लगाया, आर्टिकल वे के लिए लगाया है। ठीक है। तो अगर आपका जैसे वे है, वे कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन्स के लिए हमेशा आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल मतलब ए या एन आएगा ही आएगा। ठीक है। तो वे के लिए आया है ये आर्टिकल। अब कहोगे मैम, वे के लिए तो आपका ए आना चाहिए था, एन क्यों आया है? क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है। आर्टिकल हमेशा आते अपने नाउन के लिए हैं, बट वो साउंड लेते हैं उसके नियर बाय शब्द का। तो इसका नियर बाय कौन हुआ? इफेक्टिव। इफेक्टिव का साउंड कैसा है? वॉवल साउंड है। इसीलिए यहाँ पे एन इफेक्टिव वे बोला है हमने। अब वेरी लगा देंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे फिर अ वेरी इफेक्टिव वे बन जाएगा। बात क्लियर है? तो इफेक्टिव आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स के लिए नाउन नहीं, एडजेक्टिव्स के लिए आर्टिकल्स नहीं आते हैं। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, बट जो वो साउंड है वो अपने नियर बाय वर्ड का लेता है। जैसे यहाँ पे इफेक्टिव इसका नियर बाय हो गया, तो इफेक्टिव के हिसाब से हमने यहाँ पे एन इफेक्टिव बोल दिया। बट इस इफेक्टिव के बाद में कोई दूसरा नाउन हमने नहीं लगाया है, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल भी नहीं यूज किया है। डन है? क्लियर है? ओके। सो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? वो चीज जो हमें रिजल्ट, आप ऐसे सोचो बस, इफेक्टिव जब भी आपको आए तो जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो मिल गया तो वो इफेक्टिव है, नहीं मिला तो वो इफेक्टिव नहीं है। बात समझ में आई? तो इफेक्टिव शब्द को याद रखने के लिए हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे। जो डिजायर्ड, जो मेरी डिजायर थी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे अचीव हो गया, दैट मीन्स कि वो जो काम था, जो तरीका था वो इफेक्टिव था। अगर वो अदरवाइज वो तरीका इफेक्टिव नहीं है, वो हेल्पफुल नहीं है, वो यूजफुल नहीं है। इज इट डन? ये क्लियर है हमारा? चलिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एलिवेटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिवेटेड। ओके, सो एलिवेटेड का मतलब क्या होता है? एलिवेटेड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव ही फंक्शन कर रहा है अगेन। ओके, सो एलिवेटेड का मतलब है समथिंग दैट इज हायर देन नॉर्मल, मतलब कोई भी चीज जो नॉर्मल है उससे ऊंची है, उससे ऊपर है। जैसे फिजिकल हो सकता है ना, फिजिकली वो चीज अपनी जो नॉर्मल, उसका मान लो ये एक मतलब ये स्टैंडर्ड है, बट इससे ऊपर में है वो चीज, तो वो एलिवेटेड हो गया। जैसे स्टेजेस जनरली एलिवेटेड ही होती है ना, मतलब वो ग्राउंड से उनको ऊपर उठा के बनाया जाता है। सो जैसे स्टेजेस जनरली क्या होती हैं? एलिवेटेड ही होती हैं, ताकि हर एक व्यक्ति जो भी मतलब स्टेज पे खड़ा है वो सबको देख सके और बाकी लोग उसको देख सके। सो द स्टेज इज एलिवेटेड सो एवरीवन कैन सी क्लियरली, ताकि हर कोई व्यक्ति साफ साफ देख सके। एलिवेटेड मतलब ऊपर उठी हुई है। स्टेज कैसी है? ऊपर उठी हुई है। तो स्टेज को बता रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये तो फिजिकली हो गया। आपका न्यूमरिकल हो गया, जैसे कि मान लेते हैं, हम बोल देते हैं पॉल्यूशन एलिवेटेड है, मतलब पॉल्यूशन ऊपर उठा हुआ है, जो पॉल्यूशन का लेवल है वो उससे ज्यादा है। या तुम्हारा ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, मतलब जितना बीपी होना चाहिए उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे हो गया। इमोशनली हो सकता है, जैसे आपका मूड वगैरह हो गया है ना, आपका जो इमोशन, मतलब आपके मूड होते हैं ना, कि आज आपका मूड अच्छा है, मतलब मूड कैसा है आपका? लिफ्टेड है, ऊंचा, अच्छा, बढ़िया हो रखा है, मस्त दिमाग है आज का, है ना, बूस्ट हो रखा है, आपका मूड अच्छा है। तो जैसे म्यूजिक क्या है? ये हमारे मूड को एलिवेट करने में हमारी हेल्प करता है ना। तो अगर हम गाना सुने, गाना कोई हमारी पसंद का आ जाए, या एक बात होती है, गाना हमें तब पसंद आने लगता है ना जिस जैसा हमारा दिमाग होता है, वैसा गाना हमें उस समय बड़ा अट्रैक्ट लगता है। मतलब अगर हम दुखी हैं तो हमें सैड सॉन्ग उस समय सही लगता है ना, हाँ ये सब चीजें ही तो मेरे साथ में हो रही है। ऐसे होता है, आप लोग के साथ भी होता है ना? मुझे, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो जब मैं बहुत दुखी होती हूँ, मेरे को रोने का होता है, तो मैं बहुत सैड सॉन्ग सुन रही होती हूँ, फिर मैं और रो रही होती हूँ। तो मुझे लगता है यही सब तो मेरे साथ हुआ है। जब मैं खुश होती हूँ तो मैं बहुत हैप्पी, है ना। जब रनिंग पे जाना होता है तो भाई वो एकदम, है ना, तू कर मैदान फतेह वाला, तो मूड को डेफिनेटली एलिवेट तो कर ही देता है। या फिर बहुत एकदम अरिजीत के गाने सुन लेंगे तो एकदम नीचे चले जाएंगे भाई, लगता है आज ही ब्रेकअप हुआ है अपना। म्यूजिक कैन कीप योर मूड एलिवेटेड। तो म्यूजिक आपके दिमाग को कैसे रख सकता है? बूस्ट रख सकता है, इम्प्रूव रख सकता है। सो एलिवेट का बहुत सिंपल है, मतलब वो चीज ऊपर उठी हुई है ना, कोई अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड से वो क्या है? ऊपर है। सो रेज्ड है, हायर है, इंक्रीज्ड है, लिफ्टेड है, बूस्टेड है, इम्प्रूव्ड है। डन है? क्लियर है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। एलिवेटेड का हो गया एडजेक्टिव, बट एलिवेट जो है ये वर्ब भी होता है, वर्ब होता है एलिवेट एक्चुअली में, बट हमने यहाँ पे इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? परसुइंग। ये शब्द आपने आई एम श्योर बार बार देखा ही होगा, है ना, आप यूज करते हैं अपनी लाइफ में। आई एम परसुइंग बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो फिर मैंने कहा ये बहुत हमने बोला है, तो चलिए यही लिख लेते हैं। सो परस्यू का मतलब क्या होता है? परस्यू से ही बना हुआ है ये आपका, ठीक है। परस्यू इसका जो है वो मेन वर्ब है, परस्यू। सो परस्यू करना मतलब आप वो चीज कर रहे हैं, है ना। सो कर रहे हैं आप, यू आर ट्राइंग टू अचीव। सो भैया देखो, अब मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ, और वो भी किस चीज में? बीएससी कंप्यूटर साइंस, मतलब पास हो जाऊँ, डिग्री ले लूँ मैं।
सो आई एम परसुइंग मीन्स यहाँ पे आई एम डूइंग हो गया, आई एम डूइंग। सो ट्राइंग टू अचीव और फॉलोइंग समथिंग, तो भाई आप कुछ चीज़ को अचीव करने की, कुछ चीज़ को फॉलो करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो चेज कर रहे हैं, आप उसका पीछा कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उसको। सीक करना मीन्स आप यहाँ पे चाहते हैं वो चीज़, जैसे अटेंशन सीकर होता है ना, तो अटेंशन सीकर का मतलब क्या हुआ, अटेंशन लेना चाह रहा है। सीक मतलब वांट, सीक मतलब क्या हो जाता है, वांट, तो अटेंशन चाहता है वो। तो अटेंशन सीकर कौन लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि लोग उन पे अपना ध्यान दें, तो वो अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ में आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सीकिंग का मतलब यहाँ पे हुआ वांटिंग वाला ही है ना, यू वांट समथिंग। एमिंग फॉर वही चीज, जैसे कि आप बीएससी कंप्यूटर साइंस में आप परस्यू कर रहे हैं, मतलब आप वो एम कर रहे हैं कि आप एक ग्रेजुएट हों बीएससी कंप्यूटर साइंस से। अब देखो यहाँ पे क्या है, शी परस्यूज एक्सीलेंस इन एवरीथिंग शी डज, इसका मतलब क्या हुआ भाई, उसकी हैबिट है ये, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ये लगाते हैं जब हम ये बताते हैं कि भाई ये उसका रेगुलर है, ये उसकी हैबिट है। तो वो हर एक चीज में, मतलब वो जो भी कुछ करती है, हर एक चीज में वो क्या करती है कि भाई वो काम उसका एक्सीलेंट होना चाहिए, तो शी परस्यूज एक्सीलेंस। तो परस्यूज यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया हमारा, मैंने कहा ना परस्यू है, परस्यू मेन वर्ब है हमारा। ओके, इन एवरीथिंग, हर एक चीज में जो भी वो करती है, शी डज। डज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब की तरह है, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि हम डज को, डू को, हम डिड को हम एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। यार एक बात बताओ, जब हम डन को मेन वर्ब यूज करते हैं तब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि डन आया कहाँ से, अरे बाबा डन आया ही तो इससे है, डू से। मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जाके ये बार देख लूँ, तो थोड़ा सा मेरे को ये स्पेस चाहिए, तो हम ये स्पेस ले लेते हैं। डन आया कहाँ से, जैसे आप बोलते हैं ना आई हैव डन माई वर्क, तो डन आया कहाँ से, बचपन से पढ़ते नहीं आ रहे हैं, तो वैसे भैया वो आया डू से है। डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म भी होता है, मतलब जहां से ओरिजिन हुआ है। फिर इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। फिर थर्ड फॉर्म क्या है इसका, थर्ड फॉर्म है इसका डन। फोर्थ फॉर्म क्या है इसका, डूइंग, आई एम डूइंग दिस वर्क बोलते नहीं है क्या हम लोग। फिफ्थ फॉर्म क्या है इसका, डज। फिफ्थ फॉर्म क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगा देते हैं, जिसको हम सिंगुलर वर्ब बना लेते हैं, तो ये हमारा डज बन गया। यार एक बात बताओ, हम लोग V3 और V4 तो बचपन से यूज करते आ रहे हैं, सो फिर डू डिड एंड डज को भी अगर हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात हो गई है, नहीं हुई है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो ये डन भी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, तो डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो ऑब्वियसली अब हमको क्या गड़बड़ लगती है, क्योंकि हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग डू एंड डज को हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और डिड को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो मेन नहीं कर सकते, ये किसने बोला कि मेन में नहीं हो सकता है, ऑफ कोर्स मेन में होगा ये। तो आपके ये जैसे डू डज डिड डूइंग डज है, ये आपके ये डू डिड ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद में आपके बी के जो फॉर्म्स हैं वो हेल्पिंग और मेन का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कोई सीन नहीं है। हैज के जो फॉर्म्स हैं, यानी हैव के जो फॉर्म है, एक्चुअली में हैव के जो फॉर्म है वो भी आपके हेल्पिंग और मेन का काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कोई अलग बहुत बड़ी चीज बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी चीज है ये। ठीक है, सो परस्यू का मतलब वो चीज आप कर रहे हैं, आप चेस कर रहे हैं, आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। सो परस्यू वर्ब है, परसुइंग हमने यहाँ पे इसको आपका क्या बोलते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या फिर हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, जुडिशियसली। जुडिशियसली को बहुत सिंपल से याद रखना, आप जानते हो ना जुडिशरी होती है, जुडिशरी क्या होती है, हमारी जो भैया लॉ है, लॉ लॉ, उसको हम जुडिश, आपके जजेस वगैरह होते हैं ना, वो सब आपके जुडिशियस में आते हैं। सो जुडिशियसली या जुडिशियस की अगर हम बात करें, जुडिशियस आपका एडजेक्टिव है और जुडिशियसली आपका एडवर्ब है। तो इसका मतलब होता है, ओ हो, ये वाला मैंने यहाँ पे इसका शिट, ये काटा नहीं मैंने। जुडिशियसली का मतलब होता है जब आप कोई काम करें वो भी बहुत सोच समझ के, मतलब जब आपने कोई डिसीजन लिया है, बहुत सोच समझ के आपने वो डिसीजन लिया है, उसको जुडिशियसली कहेंगे। तो जुडिशियसली का जैसे कि वी शुड स्पेंड मनी जुडिशियसली, तो हमें अपना पैसा कैसे खर्च करना चाहिए भाई, बहुत सोच विचार के। सो जुडिशियसली का मतलब हुआ बहुत सोच विचार के किया गया काम, बहुत सोच विचार के बोली गई बात, बहुत सोच विचार के
जो भी चीज आप कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो बहुत आपने एकदम थॉटफुल है वो चीज, है ना। तो जैसे मैंने बोला ना, आप जुडिशियसली आपका एडवर्ब हो गया, तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडवर्ब में रहेंगे। अब जो बाकी सिनोनिम्स भी, वाइजली बहुत सोच विचार कर, सेंसिबली, केयरफुली, थॉटफुली एंड प्रूडेंटली, सबका मीनिंग है बहुत सोच विचार के, बहुत थॉटफुली आप वो काम कर रहे हैं, है ना, माइंडफुली आप वो काम कर रहे हैं। टाइम मस्ट बी जुडिशियसली मैनेज्ड टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। तो ऑब्वियसली अगर हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है, तो हमें हमारे समय को बहुत सोच विचार कर, सेंसिबली हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। डन है, इजी है। जब पीडीएफ दूंगी तो मैं यहाँ पे ये वाला भी इसका मीनिंग लिख दूंगी, ठीक है, करेक्ट। चलिए अब हम क्या करेंगे, आर्टिकल रीड करेंगे। ओके, शुरू करें, ठीक है। अब देखो, टाइम इज द ओनली थिंग इन लाइफ दैट यू कैन नेवर गेट बैक। टाइम इज द ओनली थिंग इन लाइफ दैट यू कैन नेवर गेट बैक, मतलब टाइम ही एक ऐसी चीज है जिंदगी में जिसे हम कभी भी वापस नहीं पा सकते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें ट्रांसलेट करने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें हम समझेंगे ग्रामर इसका। टाइम, टाइम क्या है यहाँ पे, नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नाउन है। इज क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। तो जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि जो बी के फॉर्म्स होते हैं वो डेफिनेटली मेन वर्ब का काम करते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे आपको ये वाले बताए, डू वाले बताए। तो जैसे ये डू के फॉर्म्स हैं, वैसे बी के फॉर्म्स होते हैं। बी आपका बेस फॉर्म है आपका, तो उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है उसका इज और एम। सेकंड फॉर्म क्या होता है उसका, सेकंड फॉर्म होता है उसका वॉज एंड वर। थर्ड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, बीइंग। और फिफ्थ का फॉर्म क्या होता है, इज। तो डेफिनेट सॉरी फिफ्थ, मैंने यहाँ पे इज लिख दिया है, फर्स्ट फॉर्म तो आर हो जाएगा ना, आर, क्योंकि प्लूरल में है ना, आर हो जाएगा। अब ये हो गए। अब आप देखो इनको हम, अगर हम किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म बना सकते हैं, मतलब टोटल 5 फॉर्म्स में हम उसको लिख सकते हैं, तो इसका मतलब वो मेन वर्ब भी बन सकती है। तो ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती हैं, ये मेन वर्ब बन सकती है। सो और जब हम लोग बी की फॉर्म्स मेन वर्ब का काम करती हैं, तो हम उस टेंस को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। उस टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो टेंस है, टाइम इज द ओनली थिंग इन लाइफ, तो ये जो, एक सेकेंड, क्या हुआ, अच्छा मैं यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, एक सेकेंड। तो ये क्या हुआ आपका, टाइम इज द ओनली थिंग इन लाइफ, मतलब ये जो टेंस हुआ, ये हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जब आपके बी के फॉर्म्स मेन वर्ब का काम करते हैं, तो वो टेंस कैसा होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका होता है। डन है, ये चीज आपको समझ में आई। अब ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में बना सकते हैं जिसमें आपके बी के फॉर्म्स मेन वर्ब का, जैसे आई एम अ टीचर, सो एम यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, ही इज माई ब्रदर, यू आर माई स्टूडेंट, राइट। आई एम हंग्री, आई एम नॉट, नो, तो हाँ आप इसको नेगेटिव में बना सकते हैं, आई एम नॉट अ टीचर। सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये चीज क्लियर है। द ओनली थिंग इन लाइफ, थिंग क्या है आपका, नाउन है, ठीक है, थिंग क्या है आपका, नाउन है, ओके। ओनली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ फिर यहाँ पे, बताइए, ओनली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ फिर यहाँ पे। ओनली का वैसे तो एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। तो अगर वो थिंग नाउन है, जब नाउन के बारे में बताएगा, तो फिर वहां पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये आपका ओनली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ है, एडजेक्टिव। सो टाइम इज द किसके लिए अगेन आया है, थिंग के लिए। टाइम एक सिर्फ एक ऐसी चीज है जिंदगी में, है ना, इन लाइफ, मतलब लाइफ में टाइम ही सिर्फ एक ऐसी चीज है दैट यू कैन नेवर गेट बैक, जिसे आप वापस नहीं पा सकते हैं। दैट इस यहाँ पे कनेक्ट करने का काम कर रहा है, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। फिर एक दूसरा हमारा एक सेंटेंस ये हो गया, मतलब अब सेंटेंस तो टोटल यहाँ से मिला के यहाँ तक एक ही है, सेंटेंस एक है, लेकिन क्लॉज इसके अंदर दो है। क्लॉज क्या होते हैं, जितने सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होता है वो एक क्लॉज कहलाता है। तो एक क्लॉज ये हो गया, टाइम इज, ये सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर हो गया। दूसरा यहाँ पे देखो, यू सब्जेक्ट हो गया, कैन आप जानते हैं मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा क्या आते हैं, वर्ब के बेस फॉर्म आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा, आई कैन बी अ टीचर, मैं एक टीचर बन सकती हूँ। अगर आपके जैसे आप बोलते हो ना, आई कैन बी अ टीचर,
तो यहाँ पे कैन मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब के बेस फॉर्म आते हैं। जब कोई और वर्ब हमें ज़रूरी नहीं है, बट हम मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, जो 10 होते हैं, 3 अलग हैं उसमें से, तो वो हमेशा हेल्पिंग होते हैं, उसको सेंटेंस में हमेशा एक टेंस की मेन वर्ब की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आई, क्योंकि कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, बी मतलब होना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बी लगाया है बेस फॉर्म के रूप में। नेवर आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब है। गेट आपका वर्ब हुआ, यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म, गेट, गॉट, गॉटन। सो टाइम इज द ओनली थिंग इन लाइफ दैट यू कैन नेवर गेट बैक। क्लियर है, ये हो गया यहाँ तक। मनी कैन बी अर्नड अगेन, अपॉर्चुनिटीज कैन बी रीगेन्ड, बट टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ये पूरा का पूरा टेंस किस में चल रहा है, पैसिव वॉइस में। ये पैसिव है, ऊपर वाला पूरा आपका एक्टिव में था। मनी कैन बी अर्नड, अब कैन मॉडल वर्ब हो गया, बी हमने जाना इसके बाद में बेस फॉर्म, और मॉडल वर्ब के बाद में आप मॉडल के बाद बी लगाओ और फिर B3 लगा दो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ये पैसिव हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे डूअर पे हमारा फोकस नहीं है, एक्शन पे फोकस है हमारा, रिजल्ट पे फोकस है। मनी, मनी को हम दोबारा से अर्न कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हमें दोबारा से मिल सकती हैं, लेकिन टाइम अगर एक बार चला गया तो हम उसको दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। कैन नॉट हमेशा एक साथ लिखा जाता है, कैन नॉट के बीच में कभी भी गैप नहीं होता है। विल नॉट, इन सब में गैप होता है, विल एक शब्द है, नॉट अलग हुआ, बट कैन नॉट हमेशा एक साथ लिखा जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। Human life and time are extremely precious because unlike material thing that can be regained or replaced, time cannot be recovered। वही सेम चीज ही लिखी हुई है, ह्यूमन लाइफ एंड टाइम। अब देखो यहाँ पे, अच्छा बताओ इस सेंटेंस में कुछ एक्शन हो रहा है, ह्यूमन लाइफ एंड टाइम आर एक्सट्रीमली प्रेशियस, कोई एक्शन हुआ इस वाले पार्ट में नहीं। तो अगेन यहाँ पे आर क्या है, आर हमारा मेन वर्ब है, आर क्या है हमारा मेन वर्ब, क्योंकि अब हमारे सब्जेक्ट दो हो गए ना, ह्यूमन लाइफ और टाइम दो हो गए, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो हमारी मेन वर्ब आर। एक्सट्रीमली प्रेशियस, प्रेशियस क्या है, एडजेक्टिव है ना, कोई चीज जो आपको बहुत महंगी है, जो बहुत कीमती है, जो बहुत वैल्यूएबल है। और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, नहीं, एडवर्ब आपका एडजेक्टिव की बताता है, जनरली वर्ब की बताता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ और टाइम है वो एक्सट्रीमली प्रेशियस हैं, क्योंकि अब ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है क्यों है, क्योंकि मटेरियल थिंग्स, अनलाइक, अनलाइक मतलब इस चीज के विपरीत, विपरीत, जैसे मटेरियल थिंग्स जिसको हम रीगेन या रिप्लेस कर सकते हैं, टाइम को हम फिर से रिकवर नहीं कर सकते, मतलब एक बार चला गया सो चला गया। आगे यहाँ तक हो गया। देयरफॉर क्या बताता है, ये अब जैसे हमने कोई बात बोल रहे हैं ना, अब हम उसका एक कंक्लूजन देना चाहते हैं, हमने कुछ बात डिस्कस की, इसका कंक्लूजन देना चाहते हैं, तब हम देयरफॉर लगाते हैं। जैसे आपके जब PQRS बनते हैं ना पेपर में, तो कभी भी आपके सेंटेंस की शुरुआत, मतलब आपके पैसेज की शुरुआत देयरफॉर से नहीं हो सकती, क्योंकि पहले कुछ डिस्कस करोगे तब तो कुछ आप कंक्लूजन निकालोगे ना। तो अब हमने इतना सब बोला, अब हम बोल रहे हैं देयरफॉर, मतलब इसीलिए, हेंस इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो अब हमें समझ में आया, तो पूरी बात बोली कि टाइम एक ओनली चीज है लाइफ में जिसको हम वापस नहीं ले सकते, मटेरियल चीजों को हम आपका रिकवर कर सकते हैं, बट टाइम को नहीं ले सकते। इसीलिए सही ढंग से टाइम का मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल्स मीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ को जीना है तो। द ग्रेट तमिल फिलोसोफर, जो ग्रेट तमिल फिलोसोफर है उनका नाम दिया हुआ है यहाँ पे थिरुवल्लुवर। उन्होंने हमें भाई चेतावनी दी है कि पोस्टपोनमेंट, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में MENT दिखाई दे तो वो नाउन है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। पोस्टपोनमेंट मतलब हम अपने काम को जो पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में करेंगे, है ना, हम उसको प्रोक्रेस्टिनेशन भी बोलते हैं, हम अपने काम को टाल देते हैं, फॉरगेटफुलनेस, हम भूल जाते हैं अपने काम को, आलस दिखाते हैं हम लोग, एक्सेसिव स्लीप जो है ये डिस्ट्रक्शन का कारण, कैन स्लीप लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब ये चीजें हैं जो हमारी लाइफ में डिस्ट्रक्शन
का रोल प्ले करती हैं कि हम अपने काम को पोस्टपोन कर देते हैं, नाउन के रूप में, है ना। देखो सब नाउन है यहाँ पे, पोस्टपोनमेंट ये नाउन है, फॉरगेटफुलनेस, देखो MENT लगेगा तो नाउन होता है, NESS होता है तो नाउन होता है, स्लीप नाउन है, एक्सेसिव स्लीप मतलब बहुत ज्यादा स्लीप, एक्सेसिव कैसा हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। सो अगर हम अपने काम को पोस्टपोन कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, बहुत आलसी हैं, बहुत सो रहे हैं, तो ये डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं हमारी जिंदगी में। ये जो हैबिट्स हैं ये मे सीम हार्मलेस बट दे स्लोली वेस्ट आर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। तो ये जो हैबिट्स हैं ये हमें हार्मलेस लगती हैं क्योंकि हमें पोस्टपोन कर दिया, अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, कल कर लूंगा मैं ये काम, आलसीपन है, भूल जाना है, तो ये हमें लगता है ये हार्मलेस है, कोई नुकसान थोड़ी पहुंचा रही है। पर धीरे धीरे ये हमारे जो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, अब मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स मतलब हमारा जो सामान है वो क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स हमारा टाइम है, तो ये उसी को बर्बाद कर दे रही है ना, और हमारे पोटेंशियल को बर्बाद कर देनी है। हमारा पोटेंशियल मतलब जो एनर्जी आपके 20s में है वो आपके 40s में नहीं होगी ना, मतलब ऑब्वियसली होगी 40s में, बट अगर आपने 20s को वेस्ट कर दिया तो अब आप जो काम 20s में अचीव कर सकते हो वही चीज अगर आप 30s में करेंगे तो फिर वो रिग्रेट ही रहेगा आपको ना, समझ रहे हो। ये जो हैबिट्स हैं, अब ये जो दीज है यहाँ पे हैबिट्स के बारे में बता रहा है, ये जो आदतें हैं, कौन सी आदतें, ये सारी आदतों के बारे में बोला है, कई सारी आदतें 1 2 3 4, तो इसलिए हमने यहाँ पे दीज लगाया है। दीज किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। तो अब जो दिस दैट दीज दोस ये आपके एडजेक्टिव एज वेल एज प्रोनाउन की तरह काम करते हैं, बट यहाँ पे हैबिट आया है, हैबिट नाउन हो गया, तो नाउन के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। हैबिट्स लिखा हुआ है, हैबिट नहीं लिखा है, और ये सारी हैबिट की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने दीज लगाया है, दिस हैबिट्स हम नहीं लगा सकते क्योंकि दिस एंड दैट सिंगुलर के लिए बताता है, और या फिर अगर इसके बाद में नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा, दीज एंड दोस प्लूरल के लिए आता है, मतलब इनके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। में अगर यहाँ पे सीम्स हो जाता इन केस सपोज, अब जो एरर आता है वो ऐसे ही बनता है ना, तो ये गलत हो जाता। बहुत सिंपल सी बात है, आप दो तरीके से दिमाग लगाते तब भी आप इसको समझ जाते कि हाँ गलत है। हैबिट्स लगाया है, प्लूरल है, तब भी आप सोचते प्लूरल वर्ब आएगी तो सीम्स नहीं आएगा, बट ये लॉजिक यहाँ पे फिट नहीं बैठता। यहाँ पे इसका लॉजिक है मे की वजह से, मे कैसा कैसा वर्ब है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब के बेस फॉर्म आते हैं, तो यहाँ पे सीम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। बट दे स्लोली वेस्ट आर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। दे स्लोली क्या है, आपका एडवर्ब है। वेस्ट के बता रहा है, बर्बाद कर देगा, क्या, धीरे धीरे बर्बाद करेगा, कैसे, मतलब कैसे बर्बाद करेगा, धीरे धीरे, तो स्लोली क्या है आपका एडवर्ब है। तो मैंने पैसेज सिंपल इसीलिए रखा ताकि आपको समझ में खुद आ जाएगा, बट आई वांट टू डिस्कस मोर अबाउट योर ग्रामर, ठीक है, तो इसीलिए पैसेज हमारा सिंपल था ताकि हम ज्यादा ग्रामर को डिस्कस कर सकें। अगर पैसेज कॉम्प्लिकेटेड होता तो फिर ज्यादा ग्रामर डिस्कस नहीं की जा सकती थी, ठीक है। आगे देखें, मैनेजिंग टाइम well through planning, prioritization, scheduling, and avoiding delays and distraction is the foundation for a productive and purposeful life। ये एक सिंगल सेंटेंस है। मैनेजिंग टाइम वेल, अब यहाँ से इन्हीं से मुझे आपको ये समझाना है कि यहाँ पे ये वेल क्यों आया है। देखिए, जो वेल है ये आपका एडवर्ब है, और जो गुड है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। गुड आपका एडजेक्टिव होता है, वेल आपका एडवर्ब होता है, और इस चीज को लेके भी एग्जाम में बहुत बार एरर आता है। वहां पे वर्ब को बता रहा है, लाइक ही परफॉर्म्ड, अब वहां पे एग्जाम में दे दिया गुड, ही परफॉर्म्ड गुड, और फिर बहुत बड़ा सा सेंटेंस बना दिया। अब हम एरर ढूंढते रह गए, बट गलती यहाँ पे गुड में हो गई क्योंकि परफॉर्म्ड है, परफॉर्म्ड वर्ब है, वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं, वर्ब की जो विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। गुड आपका एडजेक्टिव है, तो ही परफॉर्म्ड गुड नहीं होगा, मतलब दोनों का हिंदी मीनिंग तो अच्छा अच्छा ही होता है, बट गुड नहीं आएगा, वहां पे वेल आएगा। अब आप सोचो मैनेजिंग टाइम वेल, मैनेजिंग यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो आप सब्जेक्ट समझ रहे हैं, ये जेरेंड है। जेरेंड क्या होते हैं, वर्ब के आपके जो वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं वो जेरेंड कहलाते हैं, ठीक है, वो नाउन की तरह काम करते हैं। बट भाई देखो इसका ओरिजिनल क्या है, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि मतलब
कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा कर लो वो टेढ़े का टेढ़ा ही रहेगा। मतलब जिसका जो नेचर है वो उसका नेचर रहता ही है, आप उसके नेचर में बदलाव नहीं कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे है, मतलब ये जैरेंड बन के नाउन का काम तो कर रहा है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल नेचर है वर्ब का, वो नहीं छूट सकता इसका। तो अब वर्ब क्या होते हैं, वर्ब कौन लेते हैं अपने लिए, एडवर्ब लेते हैं। तो मैनेजिंग टाइम हाउ, तो ये एडवर्ब लिया है, तो यानी कि जो आपके जेरेंड्स होते हैं वो आपके एक्ट तो नाउन की तरह करते हैं, यानी सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, बट ये अपने साथ में एडवर्ब ले सकते हैं। मतलब इनको अब नाउन है, नाउन को मॉडिफाई तो एडजेक्टिव करना चाहिए, बट यहाँ पे तो वेल लगाया हुआ है, गुड नहीं लगाया हमने। गुड लगा तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि जेरेंड मतलब बना कैसे है, वर्ब से बना है, और ये अपना ओरिजिनल नेचर नहीं भूला है। तो इसीलिए ये अपने साथ में एडजेक्टिव एडवर्ब ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। सो मैनेजिंग टाइम हाउ, वेल हो गया। अब ये थ्रू क्या है, ये प्रेपोजिशन है। थ्रू क्या बता रहा है, मीडियम बता रहा है, किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, प्लानिंग करके, प्रायोरिटाइज करके कि हमें अपना काम कैसे कैसे करना है, शेड्यूल करके, और डिलीज को और डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करके। अब ये आप पूरा पूरा देखो, ये इसके मीडियम बता रहा है। थ्रू क्या है, प्रेपोजिशन, तो ये सब उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये पूरा एक पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो मैनेजिंग टाइम ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, मैनेजिंग टाइम ये सब्जेक्ट हुआ, और ये हुआ इसकी वर्ब। सो मैनेजिंग टाइम इज द फाउंडेशन फॉर अ प्रोडक्टिव एंड पर्पसफुल लाइफ। समझ में आया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैनेजिंग टाइम, ठीक है। मैनेजिंग टाइम ये टोटल एक सब्जेक्ट बन रहा है हमारा, वैसे तो मैनेजिंग है, ठीक है, बट ये टोटल एक सब्जेक्ट बन रहा है, और ये है इसकी वर्ब। तो थ्रू क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशंस के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये पूरा काट के फिर आप रीड करो तब भी आप समझ जाओगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आर लगा देते या कोई भी ऐसी वर्ब लगा जो प्लूरल है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। ये फाउंडेशन है फॉर अ प्रोडक्टिव एंड पर्पसफुल लाइफ। समझ में आ गया। when we organize our responsibilities properly we are able to make the best use of our limited time. so simple है, when we organize our responsibilities, तो जब हम अपनी responsibilities को properly organize कर लेते हैं, तो भाई हम वी आर एबल टू मतलब हम इस चीज के लायक हैं कि हम अपने लिमिटेड टाइम का बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं। सो वी आर एबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ टाइम, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ, ये एक आपका फिक्स्ड ही है, मेक द लाइक ना, मेक द बेस्ट यूज ऑफ समथिंग, तो मतलब उसका भरपूर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बेस्ट वे में आप उसका यूज कर रहे हैं। श्री कृष्ण स्वामी सेड इन अ डिस्कोर्स, आपको याद है ये वर्ड हमने आई थिंक सैटरडे या फ्राइडे क्लास में ही किया था। डिस्कोर्स मतलब डिस्कशन, मैंने डिस्क से आपको कनेक्ट करवाया था। दैट फ्रॉम ए स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे सोचो, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नजरिया, पर्सपेक्टिव। ओ मैंने कोई मूवी देख रही थी, हाँ वो थी, क्या मूवी थी वो, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। उसमें था ना कि उसने कहा था यू आर वेरी क्रूअल, तो उसने कहा ओ क्रूअल इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हु, मतलब क्रूअल इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से मैं क्रूअल हो सकता हूँ, बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव आई एम नॉट क्रूअल। आई लाइक दैट लाइन, या लाइक हम जिस चीज को देख रहे हैं कि वो बहुत बुरी है, उसके पर्सपेक्टिव से वो चीज नॉर्मल भी हो सकती है। तो इट्स ऑल अबाउट योर व्यू पॉइंट, राइट। सो अब ये यहाँ पे श्री कृष्ण स्वामी उन्होंने भाई अब मतलब कहा कि फ्रॉम अ स्पिरिचुअल अगर हम व्यू पॉइंट से देखें, द प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम मीन्स फुलफिलिंग ड्यूटीज, परफॉर्मिंग राइटियस एक्शंस, गेनिंग विजडम एंड मेंटेनिंग एन एलिवेटेड माइंड। तो अगर मैं इसको, जैसे कुछ लोग, अगर आपको स्पिरिचुअल से प्रॉब्लम है कि नहीं स्पिरिचुअल क्या है, यार एक बहुत सिंपल भी देखो ना, हमारे प्रोडक्टिव यूज ऑफ टाइम का मतलब क्या है, जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको हम फुलफिल करें। मतलब ड्यूटीज का मतलब क्या, मेरे लिए जैसे मैं मानूं, इफ आई एम अ टीचर, और मैं लिटरली अपने आप को एक टीचर बोल रही हूँ, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं मतलब अच्छे ढंग से अपना जो अपने जो मेरा काम है उसको मैं बहुत ऑनेस्ट वे में फुलफिल करूं, वो मेरी ड्यूटी होगी। उसको भाई ऑनेस्ट वे में मुझे फुलफिल करना है। अगर बच्चा क्लास देख रहा है तो क्लास उसके लिए इफेक्टिव होनी चाहिए और एफिशिएंट भी होनी चाहिए, है ना। हम अब और क्या, और डेफिनेटली हमें सही काम करने चाहिए, गलत काम थोड़ी करने चाहिए। विजडम, विजडम तो देखो भाई धीरे धीरे आती है, जैसे जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपोजर होता है, जितना आप सोचते हैं, रीड करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, आपके अंदर में बुद्धि आती जाती है। और हमारा जो दिमाग है वो हमेशा अपलिफ्टेड होना चाहिए, वो हमेशा बेस्ट वे में वर्क करना चाहिए।
wasting time therefore is nothing but neglecting the true purpose of life. So अब wasting time therefore again ये result बता रहा है, hence बता रहा है. So wasting time is nothing but neglecting the true purpose of life. अब यहाँ पे ये but का meaning क्या हुआ यार? देखो बट जो है ये आपके कंजंक्शन की तरह काम करता है, यानी कि दो आपके क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है. बट यहाँ पे क्या ये जोड़ रहा है, क्लॉज को जोड़ रहा है. वेस्टिंग टाइम सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब हो गई आपका ये इज. नेग्लेक्टिंग द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, दूसरी तो कोई वर्ब है ही नहीं, तो यहाँ पे ये बट तो कनेक्ट करने का काम ही नहीं कर रहा है. यहाँ पे बट प्रपोजिशन है, बट प्रपोजिशन भी होता है, हाँ बट प्रपोजिशन भी होता है. और इस बट का मतलब यहाँ पे लेकिन ना होके के सिवाय. अब पढ़ के देखो पूरा सेंटेंस. तो वेस्टिंग टाइम कुछ भी नहीं है नेग्लेक्टिंग द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ के सिवाय. मतलब कि अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो ये आपको अपने ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ को वेस्ट करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है. अब बट क्या है, मैंने बोला बट यहाँ पे प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशंस कौन हो भैया? प्रेपोजिशन के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं. ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करता है. बट अगर वर्ब आएगी तो फिर वो अपने जेरंड रूप में. जेरंड क्या होता है भैया? वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दो तो जेरंड. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? नेग्लेक्टिंग यूज किया है, नेग्लेक्ट नहीं किया है. अब हम वही ग्रामर यूज कर रहे हैं ना जिसको हम रूल्स के थ्रू पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली ग्रामर को एक बार सेपरेट पढ़ना इंपॉर्टेंट है. बट जब हम न्यूज़पेपर में उसको मिक्स कर देंगे, मतलब जब हम न्यूज़पेपर के थ्रू उसी चीज को लगाने लगेंगे, तो जो रूल्स हम भूल जाते हैं वो हमें यहाँ पे रट जाएंगे. However, लेकिन many people spend most of their time pursuing worldly pleasures such as material possession, status and enjoyment. अब देखो यहाँ पे ये कुछ बोला, अब इसके अलग बोलना चाहता है, तब हम वहां पे बोलेंगे however. मीन्स जब हम कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना ज्यादातर समय कैसे अपना यूज कर लेते हैं, स्पेंड करते हैं परसुइंग वर्ल्डली प्लेजर, मतलब जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं ना, जैसे कि भैया धन संपत्ति स्टेटस एंजॉयमेंट को ही आपके अचीव करने में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं. ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे. ओके जी, आगे क्या है वो देख लेते हैं. These may provide short-term satisfaction, but they do not offer lasting happiness or permanent result. These may provide. अब again, oh my God, see, अभी हमने these habits पढ़ा था, है ना? these habits पढ़ा था, दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ दिख रहा है. सो अभी हमने these habits पढ़ा था और यहाँ पे अकेला these आ गया है, फिर यहाँ पे may आया है. may तो मॉडल वर्ब है, यानी कि ये तो वर्ब हो गई. फिर ये तो यहाँ पे प्रोवाइड या इसका मेन वर्ब हो गया. तो यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पे these है, these हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था? हैबिट्स था. तो यस, अभी जैसे मैंने आपको बोला था दिस दैट दीज दोज, ये आपके एडजेक्टिव और आपके प्रोनाउन दोनों का काम कर सकते हैं. अगर इनके बाद में नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं. तो यहाँ पे ये क्या हो गया था? एडजेक्टिव हो गया था. इसके बाद में कोई नाउन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, नाउन अगर नहीं दिख रहा तो ये एडजेक्टिव नहीं है, फिर ये क्या है? प्रोनाउन है. अब ये दीज में प्रोवाइड शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन, ये दीज किसके लिए आया है? वो जो हमने बोला था ना वर्ल्डली प्लेजर्स में, जैसे कि मटेरियल पोजेशन, स्टेटस, एंजॉयमेंट, तो ये कई सारी चीजें थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने दीज लगाया है. तो ये हमें एक शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, बट ये जो चीजें हैं हमें लॉन्ग टर्म यानी लास्टिंग हैप्पीनेस, मतलब जो लास्ट तक हमारे साथ में रहे, ऐसी हैप्पीनेस परमानेंट रिजल्ट्स हमको नहीं प्रोवाइड करते हैं. What appears permanent in the moment is often temporary in reality. और ये रियलिटी भी है. मतलब इस लाइन को ना, मतलब अपने जीवन में एक ऐसे बना लो, मतलब जब आप बहुत परेशान हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, जब एकदम जिंदगी में ऐसे लगे कि सब खत्म हो गया, तब बोलना कि भाई जो आज के पल में मुझे परमानेंट लग रही है कि ये तकलीफें परमानेंट है, वो टेम्पररी है इन रियलिटी में. वो समय बीतेगा, ये परेशानी खत्म होगी. अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप काम करते रहेंगे, तो जो चीज आपको परमानेंट लग रही है इस पल में, वो चीज आपकी टेम्पररी है इन रियलिटी में. तो ये चीज आपको अपनी लाइफ में भी ध्यान रखनी है. व्हाट अपियर्स मतलब आपको जो प्रतीत हो रही है ना. फॉर एग्जाम्पल, a person may spend many years focusing only on earning money or impressing others, है ना. तो ऐसे ही होता है. तो एक व्यक्ति अपना बहुत सारे साल खर्च कर देता है पैसे कमाने में. पैसे तो कमाने हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट अगर हमें पैसे कमाने
सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे क्या, मेरा क्या पर्पस है लाइफ में, मैं उतना पैसा कमाऊं, मुझे किस चीज में खुशी मिल रही है, मैं उतना पैसा कमाऊं। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में तो आप लिटरली अपने जीवन बर्बाद कर रहे हो। बट लेटर इन लाइफ, मतलब जिंदगी में फिर बाद में, फिर उनको रियलाइज होता है दैट दे हैव इग्नोर्ड इनर ग्रोथ, पीस एंड ट्रू पर्पस। तो फिर उनको बाद में याद होता है, यार अपने जीवन में मैंने जो, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मेरा इनर सेल्फ है, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, अपनी शांति को इग्नोर कर दिया, जीवन का ट्रू पर्पस ही नहीं रहा कोई लाइफ में। एंड दिस रियलाइजेशन ऑफन ब्रिंग्स रिग्रेट एंड सेंस ऑफ एम्प्टीनेस। तो जब आपको ऐसा रियलाइज होता है तो फिर आपको बस रिग्रेट और एम्प्टीनेस के अलावा कुछ और बचता ही नहीं है ना जीवन में। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं उसको लेके हम समझ में आना चाहिए, हम जुडिशियसली हम उस चीज को सोच विचार करें। Understanding life's true purpose at an early stage enables us to avoid such regret and inspire us to utilize our time judiciously. So अगर हम अपनी लाइफ के जो ट्रू पर्पस है, अगर हम उसको जितनी जल्दी स्टेज पे हम समझ सकते हैं, इनेबल करना मतलब हमें अलाउ करता है कि हम ऐसे रिग्रेट्स के हम भाई बचें, और हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने टाइम को जुडिशियसली, मतलब बहुत सोच विचार करके हम अपने समय को यूज करें। In the end, the greatest regret in life is not losing wealth or success, but realizing that we wasted our time. Absolutely. मतलब मैं क्या बोलूं, ये लाइन तो एकदम परफेक्ट है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि मेरे पास में कितना समय, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर मेरा पैसा चला गया कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज मैंने बनाई वो चली गई कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मेरा पूरा समय चला गया, मतलब मैं, अगर मैंने उस काम को करने में 20 साल लगा दिए, 15 साल लगा दिए, 10 साल लगा दिए, और वो चला गया, तो तुमने मेरा पैसा नहीं छीना, तुमने मेरा एक्चुअली में जो मेरा टाइम था वो छीन लिया है। तो अभी मैं दूसरे सेंस में ये बात कर रही हूँ, यहाँ पे दूसरे सेंस में बात हो रही है, बट मीनिंग तो एक ही है। तो सबसे बड़ा रिग्रेट लाइफ में ये नहीं होता कि हमने पैसा या सक्सेस चली गई, सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कि भाई हमारा टाइम वेस्ट हो गया। सो डोंट जस्ट स्पेंड टाइम, है ना, सिर्फ अपने टाइम को आप स्पेंड मत करिए, उसको इन्वेस्ट करिए वाइसली। योर लाइफ टाइम इज योर टाइम इज योर लाइफ। सो एब्सोल्युटली यही जैसे मार्च ये तो था, मार्च बहुत लंबा महीना हो गया था ना, और अभी अप्रैल में आज 6 तारीख हो गई है। तो भाई देखो यही है, लेकिन अब दोबारा से वो 2026 का मार्च नहीं आएगा, तो वो जो चला गया सो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। तो इसके साथ में हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। बहुत सारी ग्रामर हमने पढ़ी। सो बस अब यही चीज़ आपको भी करनी है, आपको क्या करना है, रिपीट करना है इसी क्या बोलते हैं, पीडीएफ को सेल्फ रीड करके, और जो पीडीएफ है आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बहुत गलत बात है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करो, अपना ध्यान रखो, अपने टाइम को बहुत सोच समझ के यूज़ करो। बाय एवरीवन, टेक केयर।